डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज हम क्लास 10th का लेक्चर 4 प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपको पिछले हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इसका अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप इसमें देखेंगे 12 का आप फैक्टर कर लेंगे, तो 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, फिर आपका हो जाएगा 2 3 6, ये आपका हो गया। 15 का कर लेंगे तो 15 का आपका हो जाएगा 3 5 15, यहाँ से हो जाएगा 5 5 5, ये आपका 21 का कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 7 21। तो आप देखेंगे कि 12 का किया हमने जब तो हो जाएगा 2 to the power 2 गुणे 3, यहाँ पर हमने जब 15 का किया तो यह हो गया आपका 3 गुणे आपका 5 गुणे आपका हो जाएगा 3, और जब हमने 21 का किया तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 3, ये 21 हो गया। तो अब आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो देखेंगे लिखेंगे चूँकि आपका इसलिए 12, 15 और 21 का जो आपका एचसीएफ होगा वो जो हो जाएगा आप यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, आप जानते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात आपका जो होता है वो कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, तो तीनों में देख लीजिए कॉमन आपका 3 है, और तीनों में सबसे छोटी घात देख लीजिए आपका एक ही घात है 1 घात 1 घात 1 घात, इसलिए आपका एचसीएफ 3 to the power 1 यानी आपका 3 हो जाएगा। इसमें आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए एलसीएम जो हो जाएगा आपका 12, 15 और 21 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा, आगे आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वो आपका कहलाती है एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात एलसीएम कहलाती है। तो देखिए सबसे पहली संख्या 2 to the power 2 है, तो सबसे बड़ी घात 2 में आपका 2 हो जाएगा। 3 में देखिए 3 में केवल एक ही घात है, इसलिए आप मैक्सिमम घात एक ही है, इसलिए 3 to the power 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 एक ही संख्या है, इसलिए आपका 5 to the power 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 7 एक ही संख्या है, तो आपका 7 to the power 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 to the power 2 का वैल्यू 4 होता है, 3 5 आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7, तो ये आपका हो जाएगा 15 7 आपका 105, और यहाँ से हो जाएगा 105 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 5 20, और ये हो जाएगा आपका 2 4 करने आपका 4 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 420। अब यहाँ पर आपको चेक करना होगा, तो चेक कर लेंगे कि यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर कहा नहीं है चेक करने के लिए, तो आपका यहाँ सही है इतना आंसर। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। आपका दिया है एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है एचसीएफ, इसका 9 होगा। आपको पहले से ही दे दिया है कि एचसीएफ जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 306 और 657 का, ये दोनों संख्याएं हैं, इसका एचसीएफ अगर 9 होगा तो आपको इन्हीं संख्याओं का एलसीएम बताना है। 306 और 657 का एलसीएम आपको पता करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में इतना ही बस दिया है। तो आप इससे पहले आप जानते हैं, आप फार्मूले 9th में भी पढ़ चुके हैं कि इसके पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि एचसीएफ गुणे, आप जानते हैं चूँकि आप जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब ध्यान देंगे कि आपका एचसीएफ वैल्यू जो है 9 दिया हुआ है, आपको एलसीएम जो है मालूम करना है, तो लिखेंगे 9 गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी हैं? आपका एक 306 है और दूसरी संख्या जो है 657 है। अब आप देखेंगे यहाँ से एलसीएम
इज इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 9, ये जो है नीचे आएगा तो आप काटेंगे तो 9 3 आपका 27 और आपका 9 चौको आपका 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 657 में आप 34 से गुणा कर लेंगे और जब गुणा करेंगे तो देखेंगे आप एलसीएम जो है आपका 306 और 657 का 22,338 आएगा। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा 22,338 जो आएगा आपका एलसीएम आएगा 306 और 657 का। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो 5 से विभाज्य होती है, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल बता दें, जैसे आपका 20 लिखा है, अगर हम इसमें इसका गुणनखंड करें तो आपका 5 चौको 20, इसमें 5 है। जैसे 40 लिखा है तो इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। तो देखिए 40 में भी 8 5 40 में भी 5 है। जैसे आपका 60 लिखा है तो 12 5 60, इसमें भी 5 है। तो यही कहा गया है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, यानी 20 भी 0 पर समाप्त हुई है, आपका 40 भी 0 पर समाप्त हुआ है, 60 भी 0 पर समाप्त हुआ है और इसके प्रत्येक फैक्टर में 5 उपलब्ध है, इसलिए कहेंगे कि इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए और 5 होती है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पर प्रश्न में दिया है आपका कि 6 टू द पावर n दिया है। अब लिखेंगे, अब 6 टू द पावर n दिया है तो 6 टू द पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 टू द पावर n लिख सकते हैं और इसको थोड़ा और एक्सपेंशन करेंगे तो 2 टू द पावर n गुणे 3 टू द पावर n लिख सकते हैं और ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जो है गुणनखंड के आप देखिए इसमें दोनों के गुणनखंड में 5 नहीं आया है। अगर दोनों के गुणनखंड में 5 नहीं आया है तो कह सकते हैं कि आप यहाँ 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, केवल 2 और 3 है। इसलिए अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार, इसलिए अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये जो दोनों संख्याएं हैं अद्वितीय हैं। यहाँ 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 आया है, इसलिए अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार यहाँ अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब एक्सचेंज हो सकता है, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, लेकिन आपको यहाँ पे मालूम करना था कि आपको 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड पर 0 आती है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अतः 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ सकती, इसलिए क्वेश्चन से देखेंगे नहीं आ सकती। इसलिए आपका 6 टू द पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए 6 टू द पावर n किसी भी अभाज्य संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 में देखेंगे कि दोनों संख्याओं में पहली संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दिया है, इसमें 13 कॉमन है, और दूसरी संख्या आपका दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 धन 5, इसमें भी 5 कॉमन है।
तो दोनों संख्याओं में यहाँ कह सकते हैं कि 5 एक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या 5 भाज्य होगी और दोनों दी गई संख्या 13 जो होगी भाज्य होगी। दोनों में जो कॉमन है, दोनों संख्याएं जो होंगी भाज्य होंगी, ये आप कह सकते हैं। इतना ही कहना है। दोनों संख्याओं में आप दोनों में से आप एक पहले में से 13 कॉमन ले लेंगे, दूसरी संख्या में से आप 5 कॉमन ले लेंगे और दोनों संख्याएं अगर गुणनखंड है तो दोनों आपकी भाज्य संख्याएं होंगी। यही आपको प्रूव करना था। तो इसके अलावा हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन का है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों ही एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करें कि एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 18 और 12 का आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो उससे अच्छा इसका फैक्टर कर लीजिए। तो 18 का अगर फैक्टर करेंगे तो इधर साइड में देख लीजिए, 18 का ये हो जाएगा 2 18, 3 3 9, तो इसका फैक्टर हो गया 2 गुणे 3 टू द पावर 2। और 12 का जब फैक्टर करेंगे तो आपका 2 दूना 4 3 12 यानी 2 टू द पावर 2 गुणे आपका हो जाएगा 3 4 3 12 हो जाएगा। अगर आपको इसलिए लिखना है, आपको 18 और 12 का अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम की परिभाषा आप जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात जो होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है वो कहलाती है एलसीएम कहलाती है। तो इसका जो 18 और 12 का गुणनखंड है, सबसे बड़ी घात देखिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात 2 में देखिए 2 पर 2 घात है और 2 पर 1 घात है, तो सबसे बड़ी घात लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और गुणे अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, तो ये देखिए 3 टू द पावर 1 है और 3 टू द पावर 2 है, तो इसका सबसे बड़ी घात लेंगे 3 टू द पावर 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 और गुणे 9 हो जाएगा, 9 चौका आपका हो जाएगा 36। ये आपका जो 36 मिनट हुआ, ये क्वेश्चन के अनुसार 36 मिनट जो हुआ यहाँ अतः सोनिया और रवि जो है एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा जो है 36 मिनट प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी लिख लेंगे आप, यानी सोनिया और रवि जो हैं दोबारा अपने स्थान पर जब मिलेंगे तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये आपका सलूशन हुआ। इसलिए आपका धन्यवाद।